हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। जैसे कल बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया, बहुत सारे बच्चे का कॉल आया हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं, जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। उन लोगों का कहना है कि सर टैली का जो वीडियो आप डाल रहे हैं वो बहुत सारा क्लियर तो नहीं आया, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम पूरी तरह से क्लियर हम करेंगे वीडियो को। और उन लोगों का ये कहना है कि सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है अकाउंट का जो कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लास पेंडिंग रह गया है, जो नहीं कर पाया, तो उनके लिए आज जो वीडियो आपके बीच लाए हैं स्पेशल अकाउंट के क्लास को लेके, ताकि टैली में उन लोगों को सुविधा हो पाए कि क्या होता है, नहीं होता है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या बेसिक नॉलेज में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस का होते हैं, बहुत सारे कॉमर्स के, बहुत सारे आर्ट्स के होते हैं। बट रह गया कि जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो भी वो पढ़ाई करते हैं जो उनका यूनिवर्सिटी डिग्री में पढ़ाया जाता है, डिग्री के पर्पज से करता है। हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा अकाउंट का कौन सा पार्ट हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ना चाहिए, क्या हम लोग का डेली यूज होता है, ये सब हम लोग रेक्टिफाई नहीं कर पाते। तो चलिए आज हम लोग अकाउंट्स के बारे में देखते हैं। तो अकाउंट्स जो होते हैं, अकाउंट जिसको खाता बोला जाता है, अकाउंट्स जो होता है वो एक्चुअली में किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का एक्टिविटीज़ में जो रिकॉर्ड किया जाता है, एक्टिविटीज जो लेखा किया जाता है, सिस्टमैटिक मैनर में जो सजाया जाता है, किसी भी लेन देन का, किसी भी इवेंट का, कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शन होती है, उस सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में जो सजाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसी रिकॉर्ड लिस्ट को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। आती है बात यहाँ पर कि अकाउंट्स का प्रोसेस किस तरह का होता है। हमने क्या अभी बताया कि अकाउंट्स जो होते हैं वो कंपनी का जितने भी शुरू से लास्ट तक एक्टिविटी जो होती है एक सिस्टमेटिक मैनर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अकाउंट्स क्या होता है। आगे देखिए इसका प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स। तो प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट, तो प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आपका जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री जिसको हम लोग प्रतिदिन का लेखा बोल सकते हैं, प्रतिदिन का लेखा बोल सकते हैं। इसको रोजनामचा खाता भी बोला जाता है अकाउंट्स के लैंग्वेज में। अब आई बात नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग जिसको खाता वही बोला जाता है। अब हम बताते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होता है। तो जर्नल एंट्री एक्चुअली में उसको बोलते हैं जब डेली यूज में हम लोग जो भी इवेंट करते हैं कंपनी में, जो भी लेन देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आपका 5 कॉलम्स होते हैं। पहले डेट का, पर्टिकुलर का, एलएफ का, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट जब भी हम लोग लेन देन बिजनेस में करते हैं तो याद रखने के पर्पज से हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर 365 दिन का बात करें तो पर डे में बड़ा बड़ा कंपनी में कई 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो उसी सिस्टमेटिक मैनर में पर डे जो रिकॉर्ड करते हैं जिसको बोला जाता है जर्नल एंट्री, प्रतिदिन का लेखा। आया बात लेजर पोस्टिंग। ये एक्चुअली में एक ऐसा पार्ट होता है, लेजर पोस्टिंग एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी नाम से जो खाता खोला जाता है, तो उस नाम से पूरे साल भर में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट में ये पता चलता है कि उसके नाम पर हमने अभी तक कितना एक्टिविटीज किया, साथ में उसका अभी बैलेंस जो बचा हुआ है वो माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है, ये हम लोग को पता चलता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग जब बनता है तो ही हम आगे का ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं। ट्रायल बैलेंस जिसको तलपट बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस वो होता है जो कंपनी का तीसरा पॉइंट होता है प्रोसेसिंग अकाउंट का। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री किए हैं, जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के आधार से ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस जब तक आपका बनेगा नहीं तब तक आपका यहाँ पर फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाता, अंतिम खाता। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाता। अंतिम खाता में हम लोग को 2 खाता और एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोला जाता है व्यापारिक खाता, और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको बोला जाता है लाभ हानि, और तीसरा होता है बैलेंस शीट।
जिसको बोला जाता है आर्थिक ठीक ठाक। ये 3 होते हैं। तो इसमें फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट वैसे कंपनी में बनाया जाता है जहां पर व्यापारिक हो रहा हो, व्यापार का कारोबार हो रहा है, अदरवाइज इसको बनाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में वो पार्ट को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपका या डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम होता है, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सारे रिकॉर्ड होते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो है आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में फिर से हमने रिपीट कर दे रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट इनकम हो या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सारे रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट उसी कंपनी में बनाया जाता है जिसमें व्यापारिक लेन देन हो या बिजनेस किया जा रहा है, या तो उसमें सेल परचेज का प्रोसेसिंग अगर कंपनी में हो तो। अब आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी कंपनी का इनडायरेक्ट पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ये दोनों का रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी पर आपको पता चलेगा कंपनी का कितना टोटल लॉस्ट हुआ, आपका टोटल नेट लॉस कितना हुआ, नेट आपका प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलता है। उसके बाद इसी के आधार पर फिर हम लोगों का कुछ पार्ट जो है वो बैलेंस शीट में आता है। जैसे नेट प्रॉफिट होता है तो आपका कैपिटल में से ऐड हो जाता है, और नेट लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस हो जाता है। आया बात की बैलेंस शीट में क्या होते हैं, तो कंपनी का जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज पार्ट होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज पार्ट होते हैं, उसका रिकॉर्डिंग होता है बैलेंस शीट में। तो ये हुआ प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट। तो प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट ये होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो हेड माना गया है, उसके बिना कंपनी चलेगा ही नहीं। तो आता है आगे की बात कि क्या हम लोग इसमें लिखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हम लोग का हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट, तो हेड ऑफ अकाउंट में आपका पहला नंबर कैपिटल। किसी भी बिजनेस में कैपिटल जो है सबसे पहला पॉइंट आता है, जिसको पूंजी बोला जाता है। दूसरा नंबर होता है असेट्स, असेट्स बोले तो संपत्ति, और तीसरा नंबर लायबिलिटीज, ये दायित्व होता है। कंपनी का कोई दायित्व पार्ट है तो वो आता है। फिर एक्सपेंस पॉइंट आता है, बोले तो व्यय। फिर आपका पांचवा नंबर हेड जो आता है इनकम, जो मेन हेड है, इंपॉर्टेंट है, जो सारे कंपनी में आते हैं। ये सारे जो होते हैं आपका मेन हेड। 5 हेड है जो इंपॉर्टेंट हेड है, और जैसे जिस तरह से एक चेयर का 5 पाँव होता है उसी तरह से कंपनी में जो ये इंपॉर्टेंट हेड है, क्योंकि बिना पूंजी का कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, बिना असेट्स का कोई कंपनी चल नहीं सकता है, लायबिलिटीज के बिना जो है कंपनी ग्रोथ नहीं हो सकता है, एक्सपेंस के बिना कंपनी का भी आगे का एक्टिविटीज नहीं होगा। और मेन पर्पस जो होता है कोई भी कंपनी हो, बाद में भले ही किसी कारणवश चाहे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो या तो और भी कोई एक्टिविटीज़ की वजह से कंपनी में लॉस हो जाती है, बट किसी भी बिजनेस में किसी भी कंपनी का मेन मोटो होता है इनकम करना। आप सोचते हैं सर पहले हम लोग कैपिटल क्यों लिखे, इनकम क्यों नहीं लिखे? तो भाई जाहिर सी बात है कि पहले कैपिटल ही लगता है कंपनी में, ठीक है, उसके बाद ही असेट्स का प्रोसेस होता है, फिर लायबिलिटीज, फिर एक्सपेंस, फिर इनकम। क्योंकि यदि मान चलिए पहले हम लोग इनकम लिख दिए, फिर लायबिलिटीज लिख देते हैं, फिर असेट्स, बीच में एक्सपेंस, फिर कैपिटल, तो कैसे होगा पता है? पता चला कि किसी पार्टी उर्टी में गए खाने के लिए और उसमें दिया गया दाल चावल सब्जी अचार ये सब दे दिया, पता चला दाल पी गए सब्जी खा गए, बाद में ऐसा मोमेंट आएगा चावल को चुन चुन के खाना पड़ रहा है। ये प्रोसेसिंग जो है वो गलत है। तो प्रोसेसिंग एक्चुअली में जो होता है वो होता है पहले पूंजी, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम, यही प्रोसेस है। तो इसी को मेन हेड माना गया है। हेड तो और भी है बट मेन हेड आपका ये 5 है। तो चलिए इसके बारे में रेक्टिफाई करते हैं कि सबसे पहले कैपिटल क्या होता है। तो कंपनी में कैपिटल हम उस पार्ट को बोलते हैं जो एक ओनर द्वारा कंपनी का ग्रोथ के लिए या कंपनी को स्टार्टिंग पॉइंट में जो पूंजी लगाता है, कौन? ओनर। तो ओनर द्वारा दिया गया जो भी धनराशि हो, चाहे वो असेट्स के रूप में हो, कैश के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, तो धनराशि जो होगा, वो जो अमाउंट होगा उसको कंपनी के रूप में, कंपनी में जो माना जाता है वो पूंजी। जो ओनर द्वारा दिया गया हर एक राशि, चाहे वो असेट्स के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, कैश के रूप में हो, ये सारे जो वही अमाउंट आएंगे वो आपका ओनर के नाम की जगह हम लोग क्या नाम से शो करते हैं? कैपिटल के नाम से। क्लियर है? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कैपिटल वो धनराशि होता है
जो आपका ओनर द्वारा कंपनी में लगाया जाता है कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी की स्टार्टिंग पॉइंट में। तो सारे पार्ट जो होते हैं ओनर के नाम की जगह जो लिखा जाता है उसको कैपिटल माना जाता है। अब आया बात असेट्स के बारे में। असेट्स कंपनी का वो पार्ट है, असेट्स कंपनी का वो पार्ट है जो कंपनी में रह के कंपनी का ग्रोथ को, कंपनी का इनकम सोर्स को, कंपनी का आर्थिक स्थिति को, इकोनॉमिक्स पॉइंट को ग्रोथ करता है। सपोज दैट हम कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं, तो कंप्यूटर क्लासेस में हम लोग का टेबल, चेयर, फैन, कंप्यूटर, इन्वर्टर ये वगैरह जो है इसके सपोर्ट से ही हमारी कंपनी चलती है, बोले तो हमारे इंस्टीट्यूट चलती है। तो ये सारे पार्ट जो है हमारे लिए असेट्स कहना है। बढ़ रहा क्या कि यदि मान के चलिए कंप्यूटर का शॉप अगर है, उस कंप्यूटर शॉप में वो कंप्यूटर बेचने के पर्पज से रखा हुआ है, तो उस शॉप के लिए वो असेट्स नहीं कहलाएगा क्योंकि वो यूज नहीं कर रहा। दैट्स मीन्स क्या होगा कि असेट्स हम उसी को बोलेंगे जो कंपनी में रख के कंपनी का ग्रोथ के लिए उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। बट अगर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है और उसको बेचने के पर्पज से है तो उसको असेट्स नहीं बल्कि उसको गुड्स माना जाता है, सामान के रूप में माना जाता है। तो असेट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका आपका पहला डाला फिक्स असेट्स और दूसरा करेंट असेट। फिक्स असेट्स क्या होता है? फिक्स असेट्स कंपनी का वैसे असेट्स को बोला जाता है जो कंपनी में लंबे समय के लिए बना हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हमने लिया है 4 साल पहले, बट अभी तक भी उसको यूज कर रहे हैं, बच्चों को उसके हेल्प से पढ़ा रहे हैं, वो कंपनी का ग्रोथ करा रही है, कंपनी में इकोनॉमिक्स पॉइंट को बना के रखी है, तो मेरा होगा फिक्स असेट्स। जैसे मेरे यहाँ का टेबल चेयर हो गया, ये भी काफ़ी दिन से है जो कंपनी का ग्रोथ करा रही है, तो जो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में सपोर्ट करता है ना उसको बोला जाता है फिक्स असेट। जैसे मोटर कार हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर आ गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गए, लैंड हो गया, ये सब फिक्स असेट से कैटेगरी में आते हैं। करेंट असेट्स वो पार्ट होते हैं जो कंपनी में उसके बिना नहीं चलने वाला है, बट रह गया वो हमेशा वेरिएबल पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश, जैसे कैश अगर आप हमको दिया तो बढ़ गया, अगर कहीं पर हम खर्चे किए तो घट गया। मतलब दिन भर में देखिएगा कैश का एक्टिविटी जो होता है कई बार चेंज होता रहता है, तो वो जो होता है आपका एक्चुअली में वो करेंट असेट्स हुआ। बैंक हो गया करेंट असेट्स हुआ, सन्डी डेबिटर्स वो करेंट असेट्स हुआ। अब आया बात सन्डी डेबिटर्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का डाउट चलता है कि सन्डी डेबिटर्स क्या होता है। तो सन्डी डेबिटर्स वो पार्ट होते हैं जिसको आप बेचते हैं, जिस पार्टी को आप सामान बेच रहे हैं वो पार्टी आपके लिए, जो सामान आप जिस दुकान को, जिस कंपनी को बेच रहे हैं वो पार्टी, वो दुकान, वो कंपनी, वो पर्सन, वो आपके लिए सन्डी डेबिटर्स का है। तो सन्डी डेबिटर्स क्या होता है? जिसको आप सामान बेचते हो, जो पार्टी, जो कंपनी, जो फॉर्म, जो आदमी को आप सामान बेच रहे हो, उस आदमी का नेचर ग्रुप आपका कंपनी में जो रिलेशन बनाएगा वो होगा आपका एक्चुअली में सन्डी डेबिटर्स। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया हो। आगे आया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज कंपनी का वो पार्ट होता है जो एक पेबल अमाउंट क्रिएट करता है। पेबल अमाउंट का मतलब रह गया कंपनी आपको ग्रोथ करना है। सपोज दैट कि आपका कंपनी जो है इतना बड़ा है, या मान के चलिए कि आपका एक ब्रांच है और आप इसको दूसरा ब्रांच खोलना चाहते हैं, सपोज दैट, या एक ऑफिस है, आप दूसरा ब्रांच, आप दूसरा ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा है बट उतना नहीं है जो कि आप दूसरा ब्रांच प्रॉपर मेंटेन करके खोल पाए। तो इन दिस केस आप कहीं से ना कहीं से लोन लीजिएगा, या उस ब्रांचेज में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सामान को कहीं ना कहीं से उधारी खरीदोगे। तो जो उधारी खरीदोगे या तो फिर कहीं से लोन लोगे, तो जाहिर सी बात है आने वाला समय पर आपको पेमेंट करना होगा। तो जो पेबल केस हुआ कंपनी के लिए इन फ्यूचर, उस अमाउंट को, उस धनराशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। इसमें भी दो कैटेगरी है, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, कुछ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ जो लंबे समय के दरमियान आपको पेबल केस होता है, मतलब छोटा अमाउंट ही दे रहे होंगे, लंबे समय तक में दे रहे हैं। और शॉर्ट टर्म के मतलब हुआ जो छोटे समय में आप दे रहे हैं। ठीक है, आया बात एक्सपेंस के बारे में आगे। आई होप कि लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेंस देखते हैं। तो एक्सपेंस वो पार्ट होता है जो कंपनी में छोटे छोटे खर्च होते हैं, और छोटे छोटे खर्च तो बहुत सारे होते हैं भाई। अब मान चलिए कि अगर हम मशीन खरीदे हैं 3,000 का, तो वो भी छोटा अमाउंट ही माना जाएगा कंपनी के लिए। बट रह गया कि वैसे को एक्सपेंस बोलते हैं जहाँ एक बार अगर हम लगा दिए पैसा तो इन फ्यूचर समटाइम वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
जैसे सैलरी अगर किसी को दिए, 1 महीना काम करवाए, किसी को सैलरी दिए, तो क्या वो सैलरी वापस आएगा? नहीं आएगा। 5 रुपये का पेन खरीदे, आप 1 महीना उसको लिखें, लिखने के बाद क्या उसको बेचोगे तो वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, वो बेकार हो गया। मतलब कुछ समय बाद वैसे अमाउंट जो छोटा अमाउंट हो, साथ में उसका नेचर एक और होता है जो यूज करने के बाद कुछ दिन बाद वो जो है यूजलेस होने के बाद उसको उससे कोई रिकवरी ना हो, उससे किसी भी तरह का कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता कि इससे कोई भी रिकवरी हमसे हो। तो वो सारे पार्ट्स जो होते हैं कंपनी का एक्सपेंस कहलाते हैं, जो लगाने के बाद कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है, उसे रीसेल वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, दोबारा रिकवर नहीं हो सकता है, तो वो कहलाता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में 2 कैटेगरी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वैसे एक्सपेंस को कहते हैं जो फैक्ट्री पर्पज के लिए यूज किया जाए। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे एक्सपेंस को बोलते हैं जो फैक्ट्री पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। दैट्स मीन्स अगर आप फैक्ट्री में मार्कर का यूज कर रहे हैं, मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब मार्कर बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट आपका कंपनी में नहीं है और उस पर अगर खर्चा नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है मार्कर नहीं बनेगा, तो तुरंत में आपका फैक्ट्री रुक जाएगा, काम ही रुक जाएगा। तो वैसे एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जिस एक्सपेंस को नहीं करने से आपका काम तुरंत में रुक जाए, उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट वैसे बोलते हैं जिसका एक्सपेंस का प्रभाव जो है कंपनी में डायरेक्ट ना पड़े, अगर आप उसको 2 दिन 10 दिन बाद भी अगर उस एक्सपेंस को उठा रहे हो तो काम आपका कंटिन्यूटी है। जैसे सैलरी अगर एम्प्लॉय को नहीं भी देते हो 2 दिन तो फिर भी वो आके काम करता है, 10 दिन नहीं भी देते हो फिर भी आके काम करता है, तो आपके काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिस एक्सपेंस की वजह से आपका काम में कोई रुकावट डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब उसी तरह आपका इनकम का है, जाहिर सी बात है आप खर्च करोगे तो कहीं से ना कहीं से इनकम आएगा। तो इनकम वो होता है जो आपके खर्च करने के बाद, सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद आपका कहीं ना कहीं से प्रॉफिट गेन हो रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं इनकम हो रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं गेन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो होता है इनकम। तो इनकम को भी 2 कैटेगरी बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई होप कि आप लोग को ये समझ में गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके बीच में अच्छे से अच्छी वीडियो और ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। और आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है टैली का लेजर टॉपिक पर होगा। और कल जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपके बीच में लाया है, और उसमें हमको खेद है कि आपको क्लियर उसमें से दिखाई नहीं दिया होगा, और नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है कि हम जितना जल्दी हो सकता है उसी का क्लियर करके भेज पाएँ आपके बीच में। और आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।